नमस्कार। पाकिस्तान की हालत हुई खराब और आईएमएफ से जो लोन आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। इमरान खान ने जो जो सड़कों पर नंगा नाच दिखाया, उसके बाद तो स्टेबिलिटी पे पाकिस्तान को कोई भरोसा करने के मूड में नहीं है। कोई इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। हालत ये कि अब फिर से गिरवी रखने की एक कगार लग रही है कि क्या-क्या और गिरवी रखा जाए। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग हैं जो कि इकोनॉमी को चलाते हैं, वो प्रॉपर्टीज छांट रहे हैं कि हम किसे गिरवी रखें। और इसको चाइना तो गिरवी उठाएगा ही उठाएगा, नो डाउट अबाउट इट। चाइना से भी बात चल रही है कि चाइना हमें लोन दे दो। चाइना पहले से मना करा हुआ है कि भाई तुम तो, मैं लोन देता हूं, तुम खा जाते हो, वापस कहां आता है। तो ऐसे में क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्यूचर, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब एक ऑथर है। इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं और वो 4 किताबें अमेज़न पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स हैं। साथ में ये एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, चाइना में रहते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना कितना प्रोफेशनली काम करता है। पाकिस्तान जैसे अनप्रोफेशनल कंट्री को चाइना जैसे प्रोफेशनल कंट्री ने कैसे लोन दे दिया पिछली बार। रोहित भाई आपको नमस्कार, आपके सुनने वालों को भी नमस्कार। रोहित भाई, पाकिस्तान एक विचित्र प्राणी है, कंट्री नहीं है। और चाइना जैसे ड्रैगन के मुंह में आ गया अभी ये कंप्लीटली। और चाइना को पाकिस्तान कितना सूट करता है ऐसे मामलों में आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखिए, इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद चाइना जो इनका ऑल वेदर फ्रेंड है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि चाइना का वेदर वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड उसने मदद नहीं करी इनकी। थोड़ा सा रोल ओवर कर दिया या इनसे पैसे वापस लेके वही पैसे वापस कर दिए, दैट्स ऑल। बिकॉज जितना फाइनेंशियली पाकिस्तान वीक होगा उतना इसके कदमों को चूमेगा, और वो चूम भी रहे हैं इस वक्त। इनका देखिए आर्मी चीफ जो सबसे बूट पॉलिश करवाता है, चाइना में जाकर उनके बूट पॉलिश कर रहा है। आपने देखा ही है, मुनीर 4 दिन बूट पॉलिश करे उसने, लेकिन भीख के नाम पर एक पैसा नहीं मिला उसको। अभी इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी चाइना की भाषा बोलता है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर भी चाइना की भाषा बोलता है। आप देखिए पाकिस्तान वालों की हालत ये है कि अगर आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे तो आईएमएफ को और अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, भाई अगर पैसे ना दिए तो हम चाइना के पाले में चले जाएंगे। आईएमएफ को और अमेरिका को धमकी दे रहे हैं ये चीज की। और अमेरिका वाले बेवकूफ तो नहीं है, उन्हें भी मालूम है कि ये धमकी है, ये तो ऑलरेडी उसकी गोदी में बैठे हैं। भी जिसका कंट्री एक मिलिट्री का आदमी चलाता हो, एक आर्मी का चीफ चलाता हो, और वो 4 दिन बूट पॉलिश करके आए वहां पर चाइना में जाकर, तो अमेरिका वालों को दिखता नहीं है क्या? सो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वीक, फाइनेंशियली वीक, पाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर चाइना। रीजन बीइंग, चाइना को एक ही चीज चाहिए, उसे कंट्रोल अच्छा लगता है अपने नेबरिंग कंट्रीज का भी और वर्ल्ड के अंदर भी। उसे तो चाइना को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनाना है। उसके लिए वीक फाइनेंशियल पाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई? देन उसकी जितनी भी एसेट्स हैं, उसकी पॉलिसी मेकिंग है, यहां तक कि उसकी आगे आगे जाकर मिलिट्री और पुलिस, वो भी अपने कंट्रोल में लेके आएगा। रोहित भाई आप सोच के देखिए, एक फॉरेन मिनिस्टर चाइना का पाकिस्तान जाकर आता है और उन्हें बोलता है कि अपने हाउस को सेट योर हाउस राइट, पॉलिटिकल हाउस। अगले दिन इमरान खान को अगवा कर लिया जाता है। आपने वो सारे ऑप्टिक्स देखे हैं कि किस तरह से ड्रामे के साथ आर्मी आती है, पुलिस नहीं आती, और इमरान खान को अगवा कर लिया। हमारे इमरान खान को, जिसको इतना पाला पोसा हमने, उसको इन्होंने अगवा कर लिया। कैसे हो गया? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। वो असली भारत माता भागता भक्त है। हमारी पूरी रॉ और आर्मी नहीं कर पाई, भाई ने वो काम कर दिया। कोर कमांडर घर चला दिया भाई साहब। 71 वॉर में कोर कमांडर के घर तक नहीं पहुंच पाए थे। यस। सो आप सोच के देखिए कि उस हमारे इमरान खान को इन्होंने अगवा करा लिया। ये तो मोदी जी हैं, 2 दिन में रिहा भी करा लिया। अब तो यही बोलेंगे। और वो भी किसके थ्रू? हमारे भाई को, हमारे भाई इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीट से खड़े होकर, जब इमरान खान कोर्ट में आया है, सीट से खड़े होकर बोला उसको, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो।
सही बात है। आप हमारे कोर्ट में आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और उसको रिहा कर दिया, और एक ही केस में रिहा नहीं किया, जो 120 केस हैं, उस सब में रिहा कर दिया उसको। बल्कि बरी तो नहीं किया, बल्कि बेल दे दी उसको 120 केसेस में। तो आप सोच के देखिए, वीक फाइनेंशियल पाकिस्तान, नॉट मिलिट्री, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मिलिटरीली वीक पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की अहमियत इतनी है कि वो इंडिया को तंग करता रहे, बार-बार तंग करे, ताकि हम एक सुपर पावर ना बन जाएँ, चाइना के आमने-सामने खड़े ना हो जाएँ। उसके लिए स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली पाकिस्तान चाइना के फायदे में है, और फाइनेंशियल वीक पाकिस्तान चाइना के फायदे में है, और वही वो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? सो एज़ फार एज़ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आपने मुझे पूछा कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या है? एक गरीब और भिखारी का फ्यूचर क्या होता है? वो एक सिर्फ लॉटरी का टिकट खरीदता है हर हर हफ्ते, कि हो सकता है लॉटरी निकल जाए। वो कभी आईएमएफ की लॉटरी खरीदता है, कभी वो चाइना की लॉटरी खरीदता है, कि कब लॉटरी निकल जाए कुछ पता नहीं। सो दिस इज द ओनली थिंग व्हाट इज हैपनिंग। बट मानना पड़ेगा, हमारे मोदी जी ने जितनी इन्वेस्टमेंट इमरान खान के ऊपर करी है, वो आज रंग लेकर आ रही है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और, ये जो पाकिस्तान है, इसमें एक धमकी और आती है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे आपके कंट्री में। बस मत खेलो, तुम्हारे बिना वर्ल्ड कप नहीं होगा क्या? मतलब, और वो भी धमकी कौन दे रहा है? वो इमरान खान का तो नहीं है, इमरान खान का दुश्मन है। क्या नाम है इनका, नजम सेठी नजम साहब। सेठी। हाँ, जो कि पिट्ठू है उनके, जो लंदन में बैठे हैं पापा। हम्म। हम एशिया कप वहां नहीं खेलेंगे। इनके पिछले जो चीफ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो मान गए कि यार मोदी ताले लगवा सकता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, फिर भी इतनी अकड़ काहे की? देखिए, नजम सेठी को पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ही इज ऑल्सो बोट पॉलिशर, दैट्स ऑल ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, माइंड यू। एज अ जर्नलिस्ट ही इज अ फैंटास्टिक एनालिस्ट, सब कुछ बढ़िया है। बट अब एक बंदर के हाथ में आप तलवार दे देंगे तो नाक तो आपकी काटेगा ना। तो वही काम नजम सेठी का है। वो बेचारा, ही हैज टू शो टू हिज कंट्री एंड हिज पीपल, और अपने अक्काओं को उसको दिखाना कि वो कितना टफ है। भाई, पाकिस्तान में हर आदमी की पोजीशन तभी बनती है जब वो अपनी टफनेस दिखाता है। अदरवाइज वीक आदमी, सिर्फ इनका डिफेंस मिनिस्टर वीक होता है। आपने कभी डिफेंस मिनिस्टर का नाम सुना है पाकिस्तान के? उनके अपने आदमियों को डिफेंस मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम होगा। वीक डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन बाकी सब जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे। अब सोच के देखिए, तो ये उसकी मजबूरी है भाई। भी जिस कंट्री के जो कोच है, वो बोलता है मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा। भी आपने कभी सोचा है दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान ओनली? भी अच्छा, उनका जो पिछली इमरान खान गवर्नमेंट में आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे शिबली फराज, और उन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान की भांग पॉलिसी बनाई। अब भांग कैसे आईटी में आई, मुझे ये नहीं समझ में आया। जो आपने बोला ना, देखिए, डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है, तो आईटी मिनिस्टर क्या कर रहा था? तो बात सुनिए, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आर्मी की बात करता है, आर्मी के जनरल जो है वो इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो जिहाद की बात करता है। भाई कोई अपना काम नहीं कर रहा। कोई पता अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे का काम कर रहा है। राइट, राइट। तो भाग की बिल्कुल। पॉलिसी भी क्यों लाई गई? क्योंकि हमारा जो इमरान खान है उसको तो चाहिए भाई सुबह शाम, इसलिए उनको नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ी इसके लिए। आप सोच के देखिए, इमरान खान क्या स्ट्रेटेजिस्ट है। भी उसने जैसे ही वो जेल में गया है, उसका ब्लड सैंपल लिया भाइयों ने, आर्मी वालों ने, उसने उसी वक़्त इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे टीका लगाया है। बेसिकली क्या था, टीका लगाया नहीं था, टीके में से उसका खून निकाला था देखने के लिए कि इसमें ड्रग का लेवल कितना है। उन्होंने तो इसको डिस्क्वालीफाई कराना था कि ये ड्रग्स लेता है। इसने बोल दिया मुझे तो इंजेक्शन दिया गया ताकि कल को अगर ये प्रूव हो जाए कि मैंने ड्रग्स ली है, तो ये बोल सकता है कि इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था, उसके अंदर ड्रग्स डाल दिए और वही सैंपल ले लिया। मगर सारा फॉर्मूला आर्मी का 1 सेकंड में भाई ने खराब कर दिया। अब सोच के देखिए। राइट। सो एज़ फार एज़ आप तो एक तो ड्रग्स की वो उसमें और इमरान खान में ले जाते हैं, सब कुछ भुला देते हैं उसके बाद। राइट। अच्छा, आप देखते हैं क्या, वेयर डू यू सी पाकिस्तान, जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है, 300 का ट्रिपल सेंचुरी मार गया इनका रुपी,
गिरता जा रहा है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इतनी इतनी क्राइसिस रही है, कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या पाकिस्तान का ये हालत और बुरी होती जाएगी, क्योंकि पैसा तो चाइना भी देने के मूड में नहीं है। देखिए रोहित भाई, पहली बात तो ये है कि 300 गया नहीं है, 299.22 पे गया था, उसके नीचे वापस आ गया है, तो 300 हम्म। गया नहीं है। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वो बोलेंगे देखिए आप मिस इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे 300 टच किया था, ये मैं ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ। इंट्राडे टच करके बंद नहीं हुआ, 300 टच अब करके वापस आया था यार। वापस आ गया, वापस आ गया। सो एक तो ये चीज है, दूसरा है कि एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना इन्हें कभी भी पैसे नहीं देगा। उसका रीजन एक और है, चाइना के खुद के पास पैसे नहीं है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इनसाइड न्यूज़ बता दूं, चाइना के अंदर जो पेंशन फंड है, वो पेंशन देने के भी पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है। जिसकी पेंशन या जिसकी इवन सैलरीज देने के पैसे नहीं है। जिस बंदे की सैलरी 20,000 की थी, आज वो 6,000 रह गई है। और ये बैंक के लोगों की हालत है। तो जिस कंट्री के पास खुद के पास अपनी कंट्री को चलाने के लिए, बिकॉज़ उसका रीज़न है, ये नहीं है कि चाइना के पास पैसा नहीं है। चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, तो इनको रिवाइव करने के लिए टाइम चाहिए। 3 साल के बाद इकोनॉमी खुली है आज की डेट में, बिज़नेसेस बंद हो रहे हैं यहाँ पर। तो उस इकोनॉमी को चलाने के लिए इनको जो पैसा आता है, वो तो रेवेन्यू तो आएगा टैक्सेस से। टैक्सेस आएँगे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड थ्रू एक्सपोर्ट्स, वो बहुत कम है आज की डेट में। इनको अभी 6 महीने, साल लगेंगे अपनी कंट्री को रिवाइव करने के लिए। ऊपर से चाइना की जो अमेरिका के साथ वॉर है, और यूरोप की अपनी रिसेशन है, बहुत बुरी हालत है। चाइना अगर आज की डेट में खड़ा है, इज़ बिकॉज़ ऑफ ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया। 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ। इंडिया $100 बिलियन ज़्यादा पे करता है इनको। और ये $100 बिलियन 100 बिलियन नहीं है, ये 200 से ज़्यादा होगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो चाइना से माल इंडिया में आता है, वो सारा अंडर बिलिंग पे आता है। टैक्सेस को बचाने के चक्कर में, तभी वो वायबल होते हैं। तो जो ऑफिशियल फिगर 100 बिलियन का है, वो 200 से ज़्यादा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि इन्हें वो 10-20 बिलियन डॉलर दे दे। वो दे भी देगा तो पुराने लोन को रोल ओवर कर देगा, इन्हें थोड़ी बहुत भीख और दे देगा, 100 बिलियन 200 मिलियन की। फिर तुम नाक जो है, हल्का सा नदी के ऊपर जो समुद्र में ये डूब रहे हैं, उसमें सिर्फ हल्का सा सांस ले सके उतना देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। बिकॉज उसका मकसद एक ही है, इनकी जमीन को कब्जा करना है उसको, और नजर उसकी गिलगिट के ऊपर है। और दूसरा इनका है, जो ये पोर्ट बना रहे हैं, वो सारा का सारा जो, देखिए इट्स फुल ऑफ मिनरल्स, बलूचिस्तान, उसके ऊपर तो कब्जा ऑलरेडी चाइना का है, बट वो पक्के तौर पे अपना कब्जा लेगा ही लेगा ऑफिशियली। अभी तो अनऑफिशियल कब्जा है। भाई पाकिस्तान वालों को वीजा लेना पड़ता है उस एरिया में जाने के लिए, आर्मी ने पूरा उसको कवर किया हुआ है। सो दैट कब्जा तो ऑलरेडी अनऑफिशियली चाइना के हाथ में, उसे ऑफिशियली वो लेकर रहेगा। और उसके लिए फाइनेंशियली वीक पाकिस्तान इज बेस्ट फॉर चाइना, और वही पॉलिसी पे वो काम कर रहा है। सो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज टू बी अ डॉग ऑफ चाइना। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, ये ऐसा प्राणी है जो कभी ना कभी, इसका पटा जो है, रस्सी जो है, वो अमेरिका के हाथ में होती है, कभी सऊदी के हाथ में होती है। अब ये खुद उनसे निकाल के चाइना के हाथ में देने के लिए रेडी है, और ये इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। दिस पटा विल बी नाउ इन द हैंड ऑफ चाइना, दैट्स ऑल, दिस इज द फ्यूचर। वो भी अगर पाकिस्तान रहा तो। राइट। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये बताते हैं, सबको बताते बताते थकते नहीं है, कि हमें हमें आईएमएफ ने धोखा दे दिया और पैसा आ नहीं रहा है, और हम लोगों के ऊपर शर्तों पे शर्तें लगाई जा रही हैं। और एक एक न्यूक्लियर थ्रेट हुआ करता था कि हम न्यूक्लियर वेपन मारेंगे अगर अगर पैसा नहीं दिया तो। वो थ्रेट भी नहीं चली, वो थ्रेट भी नहीं चली। रोहित भाई, किस हद आपको तक? क्या लगता है, Yes, sir। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में जाकर आईएमएफ के ऑफिस में ये न्यूक्लियर बम रख देंगे क्या? हाँ, एक न्यूक्लियर बम साथ लेके जाए क्या? और ये एक मुझे, एक एक उनके मौलाना तो थे कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब एक एक बिलियन डॉलर की कमेटी पाओ और कमेटी निकालो। वो था, एक वीडियो आया था बहुत बढ़िया। और वो हम देख करके, मतलब मैं तो बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा यार इनके मौलाना, इसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो यार, एक कमेटी डाल के कंट्री चला लेगा। मतलब बहुत ही बड़ी, बट स्टिल यू नो इट कि क्या इनकी पोजीशन है। और खैर अगर बात करें तो जो सूरत हाल इस समय है, सस्ता तेल इन्हें रशिया से मिल रहा था, अभी नहीं मिला। चाइनीज इकोनॉमी, अगर मैं आज ही के आंकड़े बताऊं, अभी थोड़ी पहले मैं देख रहा था, तो चाइना की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 5% के आसपास है।
जो कि ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से बहुत नीचे, मतलब चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव होती नहीं दिख रही है। तो चाइना, खुद चाइना पे ही बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती दिख रही, तो क्या पोजीशन रहेगी चाइना की इस साल, जो जो मुझे दिख रहा है? देखिए, चाइना में एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न बहुत बुरी हालत है। अगर आप मॉल्स में चले जाएं, देखिए एक एक पैरामीटर होता है कि आपकी कंट्री में कंजम्पशन कितनी है, सेल्स कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है, उसी से कंट्री चलती है। एक्सपोर्ट्स डाउन है, मॉल्स यहाँ पे बंद हैं, आधे से ज्यादा मॉल्स खाली हैं, दुकानें बंद हो रही हैं यहाँ पर बिकॉज सेल नहीं है। बैंकों में पैसा बेशुमार लोगों का जमा हो रहा है, विच इज नॉट गुड। व्हाई? दैट मीन्स कि लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, अपने पैसे को बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने घरों को बेच रहे हैं। 5 लाख 10 लाख घर मार्केट में बिकने के लिए आ गए, लेकिन खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। रीजन बीइंग, लोग लोग अपना मकान कब बेचते हैं? जब उनको लगता है कि इसकी प्राइस अब गिरने वाली है, ये ऊपर बढ़ेगी नहीं, आज अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकर बाहर निकलो और उस पैसे को बैंक में रख दो। सो आपको पहले ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी कि चाइना के अंदर अभी ये हालत है कि लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं, वो फ्यूचर के लिए इतने ब्राइट नहीं है, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये जो सर्वे है उसमें ये बोला गया यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में 20.4%, हर 5 में से एक यूथ अनएम्प्लॉयड। ये बुरी हालत हो गई चाइना की। और अर्बन जॉबलेस रेट 5.2%। तो ये इस सूरत हाल में तो चाइनीज इकोनॉमी मुझे ऊपर जाती नहीं दिख रही। खैर इंडियन इकोनॉमी से अब भी बहुत ऊपर है, लेकिन क्या क्या इंटरनल डिके दिख रहा है आपको कहीं? नहीं, रोहित भाई, क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। इम्बैलेंस बहुत है चाइना के अंदर, रूरल इकोनॉमी में और अर्बन इकोनॉमी में। अर्बन जो था, सारे सारे लोग रूरल से निकल के अर्बन में आ गए, शहरों में आ गए, और गांव में कोई आदमी रहा नहीं। तो इसलिए इनकी जो आउटपुट है एग्रीकल्चर की, वो कम हो गई, कोई काम करने वाला आदमी कोई नहीं है। शहरों में इंडस्ट्री बंद हो रही है बिकॉज एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं है ये। जैसे इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग है, हमारे पास अगर एक्सपोर्ट्स नहीं भी आते तो हमारा इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी सेल्फ सस्टेनिंग है। हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हमें तेल 80% तेल इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें डॉलर का जुगाड़ करना है। दैट इज व्हाई वी नीड एक्सपोर्ट्स। लेकिन चाइना को तो सरवाइव करने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एक्सपोर्ट्स की सख्त जरूरत है। वो एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे आज की डेट में। दैट इज व्हाई द इंडस्ट्रियल आउटपुट इज कमिंग डाउन। पहली बात तो ये। और चाइना की सेकेंडली प्रॉब्लम क्या है कि इनकी अपनी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसके कारण कंजम्पशन भी कम हो रही है। तो इसीलिए अब नई पॉलिसी, अब मैं बता रहा हूं आपको कि चाइना ने नई पॉलिसी बनाई है कि रूरल जो है, वहां पर जो खेती बाड़ी वाला आदमी है, वो अपनी खेती खुद नहीं कर सकता। अगर उसका मन है कि सब्जी उगानी है, ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट। अब इन्होंने जो यूथ है उसको बोला कि आप गांव में जाइए और वहां जाके खेती करिए जो गवर्नमेंट को चाहिए। अगर कंट्री को सोयाबीन चाहिए, तो जो खेती वाला आदमी है उसे सोयाबीन लगाना पड़ेगा, विच इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री, नॉट कि वो सब्जी उगाएगा जिसमें उसको फायदा ज्यादा है। यहां तक कि कंट्रोल आ रहा है आगे आगे। दैट शोज कि ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका हल गवर्नमेंट निकालने के लिए एक ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले रही है कि यूथ है उसको निकाल कर, अभी इन्होंने 10 लाख यूथ को गांव में भेजा है कि आप जाकर वहां पे खेती कीजिए, क्योंकि यहाँ भी आपको जॉब नहीं मिल रहा, यहाँ आप हल्ला करेंगे, इससे बेटर है आप वहां जाइए। आप सोच के देखिए, पढ़े लिखे आदमी को खेती करने के लिए भेजा जा रहा है यहाँ पर। तो जब इकोनॉमी की ऐसी हालत हो, लेकिन ये ट्रांजिशन में है। दिस इज आई ऑलवेज से, when there is a problem there is the opportunity also। जैसे मोदी जी बोलते हैं, if we have 1.4 billion people then we have 1.4 billion solutions, not problems। तो अगर इकोनॉमी, इनके पास भी अगर 1.3 बिलियन पीपल हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं, इनको साल लगेगा। देखिए, द गुड थिंग विद चाइना इज, जो हमेशा बोलता हूं, इनकी स्पीड। अगर ये देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका पहले से समाधान निकालना और उसी स्पीड से उसको काम करना। जो काम इंडिया शायद 10 साल में करेगा, चाइना 1 साल में कर लेगा। आज अगर इस काम पे लग गए हैं, ये रेगिस्तान को ग्रीन कर रहे हैं रोहित भाई, और उसमें यूथ को भेजा जा रहा है, पूरे रेगिस्तान को ग्रीन किया जा रहा है, ताकि जो इनकी, क्योंकि 20% ऑफ देयर ग्रेन्स ये इंपोर्ट करते हैं, इनका साइज इंडिया से 3 गुना बड़ा है, लेकिन इनकी जो आउटपुट है वो इंडिया से कम है, क्योंकि इनके पास
फर्टाइल लैंड बहुत कम है, या पहाड़ है या रेगिस्तान है। तो अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया कि साउथ से एक पूरा नदी बनाया है जो नॉर्थ तक जाती है रेगिस्तान में, वहां स्प्रिंकलर्स लगा के पूरे एरिया को ग्रीन कर रहे हैं ताकि इनकी डिपेंडेंस इंपोर्ट फूड के ऊपर इंपोर्ट जीरो हो जाए। इसलिए पूरी पॉलिसीज बन रही हैं। सो इस ऐसे सिनेरियो में जहां इकोनॉमी अभी डामाडोल है, वहां आप बार-बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प की जाए। ये भीख मांग रहे हैं, लेकिन भीख देने वाला भी तो भीख देने की पोजीशन पे हो ना। तो चाइना उस पोजीशन में नहीं है कि ये इनको भीख दे सके। हाँ, ये भीख दे सकता है थ्रू, जैसे अभी ये नया बैंक बन रहा है एक, या एआईबी बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, या ये ब्रिक्स वाले अपनी इकोनॉमी बना रहे हैं, या अपना अपना बैंक भी हो सकता है, शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर से ये कुछ देने की कोशिश करे, व्हिच आई एम डाउटफुल कि अगले 1-2 साल तक कोई भी हेल्प चाइना कर सकता है इनकी। राइट। और चाइना अगर हेल्प नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश करेंगे कि सीपीईसी को रिवाइव किया जाए। सीपीईसी भी रिवाइव होने की पोजीशन में तो नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। और चाइना को बहुत पता है। देखिए, एक बात चाइना की मैं मानूंगा, चाइना बड़ा प्रोफेशनल है। पैसा वो वहां लगाता है जहां उसे पता लगे कि यहां से कुछ मिलेगा, अदरवाइज वो पैसा लगाता ही नहीं। चाइना में बिजनेस तो बहुत बहुत मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली होता है। तो ये क्या, अभी शहबाज शरीफ का विजिट हुआ, देन आर्मी चीफ का विजिट हुआ, सारे तो विजिट होली हुआ चाइना के। क्या इनको उम्मीद है कि हम कुछ और एसेट्स बेच सकते हैं, या चाइना किसी एसेट पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है? पहले ही ग्वादर पोर्ट हाथ में है, दूसरा कराची पोर्ट भी और दे दिया। क्या कोई ऐसी एसेट है जो कि चाइना की निगाहों में है? गिलगित बाल्टिस्तान की बात आ रही थी कि गिलगित बाल्टिस्तान ले सकता है चाइना। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आपके शो में आई वॉज द वन हु टोल्ड यू कि चाइना की नजर है गिलगिट बल्तिस्तान के ऊपर। बलोचिस्तान के ऊपर तो सब उसकी नजर है, ये शुरू से मालूम है। बट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है, चाइना अगर बलोचिस्तान को लेने की कोशिश करेगा तो अमेरिका की नजर भी बलोचिस्तान के ऊपर है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मीटिंग्स हो गई हैं इंग्लैंड के अंदर कि किसने कौन कौन सा पार्ट लेना है। बट एज फार एज गिलगिट इज कंसर्न, उसके ऊपर पूरी नजर है, बिकॉज उससे इंडिया का जो नैरेटिव है, मोदी जी का नैरेटिव है कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, वो नैरेटिव खत्म हो जाता है अगर चाइना उस एरिया को ले जाए। बिकॉज देन विल बी इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, नॉट विद पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को भी तो फेस सेविंग चाहिए। इंडिया तो उसका नाक से खून निकालने वाला है, ये चाइना को भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है। लेकिन पाकिस्तान को फेस सेविंग चाहिए ना। भी हिंदुओं ने मुसलमानों के गढ़ में जाकर उनके नाक से खून निकाल दिया, ये तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान वाले। एक हिंदू, एक मोदी ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। सो टू हैव अ फेस सेविंग दे नीड अ सपोर्ट। एक ही आदमी सपोर्ट कर सकता है, वो है चाइना। और चाइना तब तक सपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसके हाथ में जमीन ना आ जाए, और जमीन वो है गिलगिट बल्तिस्तान की। भाई पंजाब की जमीन वो लेगा नहीं, वो 24-25 हजार एकड़ था जो उसने ले लिया आर्मी से खेती करने के लिए। आप सोच के देखिए, खेती करने, कॉर्पोरेट खेती इनकी आर्मी चाइना से करवा रही है। सो बलोचिस्तान ऑलरेडी चाइना के हाथ में है। तो ओनली एरिया विच इज लेफ्ट, विच इज ऑफ वैल्यू, इज गिलगित बल्तिस्तान। वो चाइना की नजर में है, एंड पाकिस्तान उस रास्ते पे चल रहा है जहां पर वो वाला एरिया चाइना को दे दिया जाए। एक एक टाटा स्टील का ऐड आया करता था बहुत पहले, ये घर भर में खुशियां लाते हैं, उजियारा लाते हैं, और एंड में आता था लाइक इस्पात भी हम बनाते हैं। मतलब हम इतने सारे काम करते हैं, साथ में स्टील भी बनाते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी को भी ऐसा ऐड बनाना चाहिए। हम खाना भी बनाते हैं, हम आपके डायपर्स भी बनाते हैं, और हम आर्मी भी। तो इस तरीके का मुझे ये बात समझ में, खेती भी करते हैं, हम सब कुछ कर नहीं, लेते हैं। इनका जो स्लोगन है वो होगा, हम डायपर भी बनाते हैं, हम खेती भी करते हैं, और हम सरेंडर भी करते हैं। सब कुछ करते हैं, वी डू एवरीथिंग। अच्छा, वो ऐड बड़ा अच्छा था। वो ऐड में पाकिस्तानी आर्मी अगर देखे तो वो पड़ा है यूट्यूब पे, प्लीज देखिए। उसी तरीके का ऐड बनाना कि हम उजियारा लाते हैं, तो नहीं, दैट मीन्स टाटा पावर। और हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। दैट वो ऐड इसलिए ही आया था क्योंकि टाटा को हमेशा टाटा स्टील की तरफ से देखा जाता था, लेकिन टाटा ग्रुप बहुत कुछ करता है। टाटा ग्रुप क्या नहीं करता, नमक से सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। तो वो एक इमेज चेंजिंग के लिए एक बनाया गया था ऐसा कुछ ऐड।
कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी आर्मी को भी ऐड बनाना चाहिए कि भाई हम क्या क्या करते हैं, यू डोंट नो, आप हमें अंडरस्टिमेट करते हो कि हमारे में वी एक्चुअली मेक एवरीथिंग, फसल के फर्टिलाइजर, सीड्स, वी डू एवरीथिंग, सो दैट्स द थिंग। बट फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान जिसने इस हफ्ते पाकिस्तान की आर्मी को और गवर्नमेंट को दोनों को औकात दिखा दी, क्या आप ऐसा ही क्लैश देखते हैं 2 हफ्ते बाद फिर से? देखिए क्लैश तो यहाँ पे अब हम, एक होता है क्लैश, एक होता है क्लेश। क्लैश, हाँ। तो पाकिस्तान में एक क्लेश अब खत्म नहीं होगा। आप सोच के देखिए, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि एक पॉलिटिकल आदमी, पार्टी तो है ही नहीं, इट इज जस्ट अराउंड 1%, एक आदमी आर्मी को 1971 याद दिला रहा है कि आपने राइट। उस वक्त भी ये कुछ किया था और कंट्री का बंटवारा हुआ था। आज फिर आप वही काम कर रहे हैं और कंट्री का बंटवारा होने वाला है। भाई बंटवारा क्या होता है? देयर आर 3 इंस्टीट्यूट्स इन अ कंट्री, वन इज पॉलिटिकल, सेकंड इज जुडिशरी, तीसरा होता है पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस। तीनों में अगर डिवीजन हो, भाई कोर्ट के अंदर भी डिवीजन है, आर्मी में भी डिवीजन है, आईएसआई के अंदर जो नंबर 1 इनकी आईएसआई है, जिसे पता ही नहीं था कि कोर कमांडर का घर जलने वाला है, नंबर 1 है ना वो। तो वो और पॉलिटिकल, तीनों के अंदर इतनी डिविजन्स हों, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज द फ्यूचर? इतनी डिविजन्स में एक कंट्री नहीं, इसे बनाना कंट्री, बनाना की भी वैल्यू ज्यादा होगी आज की डेट में, बजाय कि इनकी इस कंट्री में। सो आई डोंट सी दैट ये क्लेश अब कम होगा। अब क्या है, पहले तो यही क्लेश कर रहा था इमरान खान, अब दूसरों ने भी क्लेश करना शुरू कर दिया। एक पंजाबी में वर्ड है स्यापा, अब ये सियापा। एक दूसरे का स्यापा कर रहे हैं। राइट। अच्छा, नहीं, जिस आर्मी के पास ये काम हो कि फर्टिलाइजर कहाँ पहुंचना है, सीड्स कहाँ पहुंचने हैं, बच्चों के डायपर कहाँ पहुंचने हैं, वो ये भी देखे कि कोर कमांडर का घर चलने वाला है कि नहीं, मतलब नहीं वो ये तो। बिजी थे ना, वो डायपर चेंज करने में बिजी थे। पहले उन्होंने इमरान खान के डायपर चेंज किए, अभी बिलावल के कर रहे हैं। राइट, दे चेंजिंग, सही बात है। बिलावल को ज्यादा जरूरत है और बिलावल को ही बोला जा रहा है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। मेरे सोर्सेज, खैर अब तो ये सभी बोलने लगे, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, मैं काफी करीब 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, मेरे सोर्सेज अब भी बता रहे हैं कि बिलावल को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इलेक्शन हो या ना हो, बिलावल इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये शरीफ साहब की छुट्टी की जा सकती है। आज भी शरीफ इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ, आज की डेट ये में अगर आप बोले तो इट इज देयर इज अ वॉर बिटवीन इमरान खान और आर्मी। आर्मी उतनी ही प्रोजेक्शन में है जितनी वो पहले कभी मुशर्रफ के टाइम पे, और इमरान और ये शरीफ या पूरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट को खुद नहीं पता है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सुमित जी, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ डिस्कशन, आप बिल्कुल इनसाइट स्टोरीज बताते हैं। नेक्स्ट टाइम विल बी टॉकिंग चाइना, एंड चाइना की इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, इस पे भी बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय नमस्कार, हिंद। जय हिंद।